आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आप लोग तालियों से स्वागत करें हमारे आज के मेहमानों का। हम लोग अपने जगह पर बैठ जाए। कैसे करें पुस्तक का स्वागत है आप सभी का श्रीमान, स्वागत है आप सभी का श्रीमान। सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भावी अध्यक्ष, आयोजन सार्थक हुआ, सार्थक होता लक्ष्य। आज इस बदलते भू आकृति विज्ञान के परिदृश्य में जो सासाराम रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना, रिसोर्स पर्सन डॉक्टर पालिक, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, महाराजा कॉलेज, डॉक्टर संजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, महाराजा कॉलेज, और हमारे एग्जाम करने वाले डॉक्टर सुदर्शन सिंह जी का इस अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं आवाज दूंगा होता था।
आपको है उपलब्ध। मुझे हुई शादी की जा बदल गया प्रारब्ध। संसद है का आएंगे चर्चित यहाँ बैठे हुए हैं और संगम का इस संयोग का स्वागत करेंगे। और स्वागत करेंगे इस अवसर का। हमारे महाविद्यालय के गर्व की बात है कि आज इतने बड़े और अब बारी है हमारे बीच विशेष पर्सन डॉक्टर संजय कुमार जी उपस्थित है। आप सभी विद्वानों का जोरदार ताली से आप स्वागत करेंगे इस अवसर का। साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगा मगध यूनिवर्सिटी से डॉक्टर तरुण कुमार जी को। डॉक्टर तरुण कुमार जी आप हमारे बीच आदेश सासाराम की नगरी में ताली हो जाएगी। हमारे ऐसी जोड़ी है जो दो भाई जो शिक्षा जगत के श्रेष्ठ विद्वान है और हमारे बीच जियोलॉजिकल लैंडस्केप बदलते भू आकृति विज्ञान के परिदृश्य जो आज इस सासाराम में शेरशाह महाविद्यालय में सेमिनार का विषय है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके और इसमें आप सभी की सहभागिता भी सुनिश्चित है। आप सभी को मंचस्वी हमारे गुरु जिन्होंने समाज से हमें मार्गदर्शन दिया है और भगवान के विषय में आज मैं जहाँ भी हूँ जो कुछ भी जानता हूँ प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है। ये शिक्षा महाविद्यालय के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक साथ बिहार के ही नहीं भारत के गणमान्य भूगोलविद डॉक्टर राणा प्रताप जो भारत के एकमात्र नेशनल एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर के 5 प्रेसिडेंट थे जो हमारे समक्ष प्रस्तुत थे, हमारे मंच पे विराजित हैं और ऐसे ऐसे महान हस्तियों के सामने मैं बोलना मेरी आवाज़ें जो है लड़खड़ा रही है। अक्सर आप लोग बच्चों देखे होंगे कि आप लोगों के समक्ष में काफ़ी फ्रीक्वेंटली बात करता हूँ, लेकिन आज मेरी जीवा जो है मेरी साथ नहीं दे रही है। उसके पीछे कारण यही है कि जितने भी महान हस्तियां विद्वान हैं सभी ने मुझे छोटे से बीज से मुझे सींचा है और यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। तो मैं अपने आप को काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इनके सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ मुझे अंदर से डर सताया जा रहा है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। हाँ हेलो। इस महान कॉलेज और इस महान शहर में आके मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। ये एक ऐतिहासिक भूमि है और उस ऐतिहासिक भूमि में उसी विभूति के नाम पर जिस कॉलेज में जो कॉलेज बनाया गया शेरशाह कॉलेज, वहाँ आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे जितनी पढ़ाई मेरी की गई है
मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और एक शिक्षक सोसाइटी में शिक्षा फैलाने का काम करता है, उसका प्रसार करता है और वो आपके ही बीच का एक आदमी होता है, कोई स्पेशल आदमी नहीं। मैं मंचासीन प्रोफेसर राणा प्रताप जी का MDC, तो इसके लिए एक बास्केट आपका बना हुआ है। बास्केट समझे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, टॉपिक्स लिखे हुए हैं, उनमें से डिपार्टमेंट आपको बताएगा, मदद करेगा कि आप कौन सा चीज उससे चुन लें। उसके बाद माइनर कोर्स भी है इसके अंदर, जो कि आपके चॉइस पर निर्भर करता है कि आप क्या चुन लें। इसीलिए देखिएगा MJC का ही एक छोटा रूप MIC में आपको नजर आएगा, छोटा रूप, जिससे कि हमारे जैसे मान लीजिए हम ज्योग्राफी के हैं तो संस्कृत वाला हमारा ज्योग्राफी पढ़ सकता है MIC, साइंस वाला फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पढ़ सकता है MIC। ज्योग्राफी का एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज छोटे रूप में उसको पता चल जाएगा और एक अच्छा खासा उसको नॉलेज भूगोल, ये नहीं कहेगा हम भूगोल नहीं पढ़े तो नहीं जानते, उसके चॉइस पर है। इसीलिए कहा गया चॉइस बेस्ड। चॉइस बेस्ड बोलने का क्या, आपकी मर्जी है जो आप चुन लें, ठीक है। उसके बाद वैल्यू एडेड कोर्स भी है, तो उसके लिए भी एक बास्केट बना हुआ है, उसमें से चुनिए, अपने शिक्षकों की मदद लीजिए, अपने प्रिंसिपल साहब की मदद लीजिए, अपने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से मदद लीजिए। हमारा फोन नंबर दिया हुआ, हमको बोलिए, मैं आपकी मदद करूंगा। बहुत कॉम्पिटेंट है ये विद्याशंकर, ये आपकी मदद करेंगे। इन्होंने भी मुझे फोन किया था इसी पहले में, जो पूरा बिहार पता हुआ था, ये लड़का भी फंस गया था, इसने भी हमको फोन किया, वो मैंने क्लेरिफाई किया था। आप भी हमको बेफिक्री से फोन करें, नो प्रॉब्लम, एट एनी गिवन ऑफ टाइम, समझ, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का भी इसमें है। आपके अंदर जो निहित एक पोटेंशियल है उसको निखारने की भी इसमें उपाय दिए गए हैं। और मैं आपका बात कर रहा हूं, आज आप देश में सुन रहे होंगे बहुत सारे स्टार्टअप्स के बारे में। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ स्टार्टअप इन रूरल इंडिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी हम विकास से काफी दूर रह जाते हैं, कारण कुछ भी हो, डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। आप अगर ये शिक्षा सीरियसली ग्रहण करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ, रोजगार के लिए जो हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन में जाते हैं, जाना भी चाहिए, वो ऐसा नहीं है, लेकिन ये अपने बारे में भी आप अपने पोटेंशियल के अनुसार चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। CBCS सिस्टम का बेसिक मूल मंत्र ये, अपने पैरों पर खड़े होना एंड नॉलेज को एक नॉलेज से दूसरे नॉलेज में ट्रांसफर। मेरे ख्याल से समय की कमी के कारण इससे ज़्यादा बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपने ज्ञान से आपको अवगत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वरीय शिक्षक और प्राचार्य डॉक्टर नवीन कुमार सिंह जी, मेरे कलीग डॉक्टर नरेंद्र प्रताप पालित जी, मंच पर उपस्थित अन्य शिक्षकगण और विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर श्री प्रसन्न सर जी, मंच के सामने उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण और विद्यार्थियों, आज का यह सेमिनार जिसका टॉपिक बदलते भूआकृति विज्ञान का परिदृश्य है, एक बड़ा ही रोचक और कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी टॉपिक रखा गया है। इसके पहले कि मैं टॉपिक पर कुछ बताऊं, जैसा कि अनूप सर ने कहा कि ये सौभाग्य उनको मिला कि इतने विद्वानों के बीच सबसे पहले उन्हें बोलने का मौका दिया गया। दरअसल हम जिस भूमि पर बैठे हैं, जिस महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग बैठे हैं, वहाँ अतिथि देवो भव की संकल्पना काम करती है। और हम सभी जो किसी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और आप पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हम सभी जानते हैं कि जब हम भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो उसका एक पार्ट है, आपने पढ़ा होगा या अभी पढ़ेंगे भी, फिजिकल ज्योग्राफी इज द कंबाइंड स्टडी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। क्योंकि ये भौतिक भूगोल का एक पार्ट है, जिस भौतिक जगत पर हम लोग रह रहे हैं उसका स्वरूप निर्धारित करने में या भूआकृति का निर्माण करने में जो प्रोसेस काम करता है,
उसके बारे में हमारे पीजी का ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट सेमेस्टर लागू किया गया उसमें ये जियोमॉर्फोलॉजी रखा गया है। एक चीज़ बता दें, अब आप बैठे रहें, आप सोए रहें, आप देखिए या न देखिए, आपको इंटरेस्ट हो या न हो, लेकिन जो भूआकृतिक गतिविधियां हैं वो 24 घंटे 365 डेज काम करती। तो वैसी स्थिति में ये कहना कि भूआकृतिक विज्ञान का क्या भविष्य है, इससे पता चलता है कि यदि हम इसमें पारंगत हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे रास्ते जीवन बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए खुल जाता है। क्योंकि बेसिक बातें अनूप सर ने बताई आपको, लेकिन मैं व्यवहारिक तौर से आपको बताऊं, जैसा कि अप्लाइड ज्योग्राफी की बात या जियोमॉर्फोलॉजी की बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं, आपको आश्चर्य लगेगा कि यदि आप सर्टिफिकेट कोर्स करें या फिर आप डिग्री कोर्स करें या फिर रिसर्च की बात करें, यदि आप भूगोल को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं पीजी लेवल तक और रिसर्च की बात करते हैं, तो उसके बाद आप भूगोल पढ़ने के बाद भी एक इंजीनियर बन सकते हैं। ये शायद आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से आज के समय में पूरा विश्व भूगोल के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप जीपीएस का नाम जानते हैं, आपके मोबाइल में जीपीएस सिस्टम है, जीआईएस सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, रिमोट सेंसिंग के बारे में आप जानते हैं, एरियल फोटोग्राफ्स के बारे में आप जानते हैं। तो जो स्टीरियोटाइप स्टडी है वो तो हम सभी जानते हैं, जो सिलेबस में दिया गया है, चाहे प्लेट टेक्टोनिक की बात करें, चाहे जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, वो सब आप पढ़ेंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप से इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जानना ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। तो सबसे ज़रूरी है कि यदि आप बीए की डिग्री ले लेते हैं या बैचलर के बाद आप पीजी की डिग्री ले लेते हैं 4 साल के कोर्स के बाद, तो ऐसी कई संस्थाएं भारत में काम कर रही हैं जो आपको रिमोट सेंसिंग के टेक्नोलॉजी में, जीपीएस टेक्नोलॉजी में, जीआईएस के टेक्नोलॉजी में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में आपको एक्सपर्ट बना देगा। क्योंकि आप ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज अभी आप देख भी रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वार में ही काम आता है या फिर बॉर्डर पर ही काम आता है, उसका यूज हमारे जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडी में भी है। तो यदि आप उसको सही ढंग से हम पढ़ लेते हैं, आगे बढ़कर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आप भूगोल पढ़ने के बाद भी आप एक इंजीनियर बनने के काबिल हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में इसके लिए ये जरूरी होगा कि पहले हम बेसिक चीज़ को जानें। तो बेसिक जानने के लिए जो सिलेबस है, सिलेबस का अध्ययन जो सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस का जैसे आप बैचलर की डिग्री आप लेने जा रहे हैं, तो स्नातक का मतलब ही होता है उपलब्ध ज्ञान से स्नात करना, जो हमारे संस्कार में दिया गया है। एक संस्कार स्नातक संस्कार भी है। तो उपलब्ध ज्ञान से स्नान करना। व्यवहारिक कठिनाई ये है कि हमारे विद्यार्थियों को क्योंकि सिलेबस का ही ज्ञान नहीं होता है और आगे की बात तो दूर है। तो वैसी स्थिति में स्नातक का तो ज्ञान है ही नहीं, आगे का ज्ञान भी लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बेसिक की कमी है। तो वैसी स्थिति में आपसे अनुरोध करेंगे, क्योंकि हम शिक्षक हैं, भूगोल के शिक्षक हैं, कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक भी हैं अपने कॉलेज के। मैं नालंदा कला विश्वविद्यालय का भी स्टडी सेंटर का कोऑर्डिनेटर हूँ, इग्नू से भी जुड़ा हुआ, कई सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन एक व्यक्ति, पहले कहावत था, एक व्यक्ति चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन आज के डेट में एक एक व्यक्ति ऐसा आपके सामने समाज में मौजूद है जो भार भी फोड़ सकता है और आसमान में छेद भी कर सकता है। वो ताकत आप में भी है, आप भी उसमें छेद कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रेसिडेंट के पास ही इतनी सीमाएं अनलिमिटेड, हमारे पास और सर के पास और सीमाओं की कमी, क्योंकि हम बंद गए हैं इसी परिप्रेक्ष्य में हमको काम करना है। लेकिन आपके पास अभी असीमित क्षमता भी है, आप अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाकर अपना जीवन संवार सकते हैं। तो इसके लिए हम बस एक ही लाइन कहेंगे, क्योंकि हम लोगों को आज सर के आग्रह पर यहाँ आना पड़ा और हम समझते हैं शेरशाह की भूमि पर आकर आज हम लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि आपने हम लोगों को इतना बढ़िया अवसर दिया है बच्चों से इंटरेक्शन करने के। क्योंकि समय होता
तो हम लोग तो चैप्टर वाइज भी पढ़ा सकते थे अभी खड़ा होकर, लेकिन ये संभव नहीं है। लेकिन जो भी बातें यहाँ होंगी आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन को बनाने के लिए होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है, लेकिन वह आशंकाएं धीरे धीरे निर्मूल होती गई और फिर उसी परिप्रेक्ष्य में आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है कि हम जो सेमेस्टर 1 बीए में भूगोल में भू आकृति विज्ञान है, उसका सिलेबस है, उसे कैसे समझें, उसका औचित्य क्या है और वह हमारे भविष्य में किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। तो यहाँ क्योंकि छात्रों को ही संबोधित करना है ज़्यादा, तो वो दिमाग में सीधा कंसेप्ट बना रहे हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान कुछ नया नहीं है, बस वो भौतिक भूगोल का एक अंग है। कहीं कहीं इसे भू विज्ञान का अंग माना जाता है, उससे ज़्यादा निकट समझा जाता है, कहीं इसे भौतिक भूगोल के ज़्यादा निकट समझा जाता है। खैर उसमें नहीं जाना है। 3 शब्दों हैं, जियो, लोगस और लॉजी। लोगस, जियो फॉर्म एंड लोगस, पृथ्वी, उसकी आकृति और उसका अध्ययन, तीन चीजें से बनी है और उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के जो जन्मदाता हैं, ये पिता कहा जाता है, वे W.M. डेविस, जिन्होंने काफी स्तर से प्रारंभ किया इसका अध्ययन की भू आकृति, पृथ्वी पर कौन कौन सी आकृतियां हैं जो प्राप्त कर रहे ज्ञान को, उसे हम अपने जीवन में कैसे जोड़े, उसका औचित्य क्या है, हमारा भविष्य क्या होगा उसके साथ। तो उसी संबंध में साथ यहाँ का जो टॉपिक रखा गया, बदलते भू आकृति विज्ञान के परिदृश्य, अर्थात जो प्रारंभ में अध्ययन रहा भू आकृति विज्ञान का, उसमें परिवर्तन हो रहा है, भूदृश्य परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए ज्ञान बढ़ रहे हैं और फिर उस ज्ञान के आधार पर इस भू आकृति विज्ञान के अध्याय में, उस ज्ञान में वृद्धि हो रही है, उससे हमें अवगत होना है। सिर्फ सिंपल वे में हम नदी पहाड़ पर्वत या उसके आकृतियों को नहीं पढ़ करके उस संबंध में उसका क्या उपयोग करेंगे, मानव जीवन के लिए, मानव कल्याण के लिए क्या उपयोग होगा, इसको जानने की आवश्यकता है। तो उसी संदर्भ में भू आकृति विज्ञान के कई रूप आते गए, व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान, जलवायु भू आकृति विज्ञान, क्वांटिटेटिव जियोलॉजी, मात्रात्मक भू आकृति विज्ञान, एक नए नए ब्रांचेज आ रहे हैं उसी संदर्भ में, जो कि सिर्फ भू आकृति विज्ञान था, उसमें कई कई चीजें आ रही हैं, उसे हमें जानना है। और जब आप रिसर्च के जीवन में जाएंगे, शोध में जाएंगे, तब वे बातें आपके लिए महत्वपूर्ण होगी कि हमें कैसे रिसर्च करना है, कैसे हमारे कार्य को समाज सेवी बनानी है और मानव कल्याण की उससे बातें हो सकती हैं। तो पहला देखिए, जियोलॉजी को सबमिट क्रम है, लेकिन मैं संक्षेप में जाना चाहूँगा कि सेटलमेंट भू आकृति जो है वह आवास को, मानव के निवास को कैसे प्रभावित करता है। ब्रूस ने कहा, ब्रास ने कहा कि जहाँ पर समतल मैदान हैं वहाँ पर केंद्रित बड़ी बड़ी बस्तियाँ बन जाती हैं, लेकिन जहाँ पर्वत पठार हैं वहाँ पर एकीकृत छोटे छोटे हेमलेट बनते हैं, छोटे छोटे पूर्वा बनते हैं, गाँव बनते हैं। तो वहाँ पर भू आकृति जो है वो प्रभावित करता है हमारे आवास को, अधिवास को, और फिर हम उसी के अनुरूप अपना विकास कर सकते हैं। भू आकृति हमारे परिवहन को प्रभावित करता है, जहाँ रेल लाइन कहाँ जा सकती है, सड़कें कहाँ बन सकती हैं। तो ये सब इंजीनियरिंग के लिए हमें आवश्यकता है कि उस भू दृश्य को, उस भू आकृति का अध्ययन करें कि हम कैसे सार्थक रूप से विभिन्न परिवहन के साधनों का उपयोग या उसके जो माध्यम है, जो साधन है, उसका विकास कर सकते हैं। आप अभी अभी आपने देखा होगा कि जो हिमाचल प्रदेश में अचानक बादल फटने से या बाढ़ आने से कई मकाने घर बह गए, कई हानियां हुई, जीवन समाप्त हुए। तो कहीं न कहीं वहाँ पर दोष है
कि हमने वहाँ की भू-आकृति को नहीं समझ सका और बड़े बड़े मकान बना डाले। तो कहीं ना कहीं वहाँ हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है कि हम कैसे जगह पे अपना निवास स्थान बनाएं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अब लैंड यूज की बात होती है, भूमि उपयोग, वहाँ भी हम भू-आकृति के भूदृश्य है उसको आत्मसात करते हुए, उसका अध्ययन करते हुए हम कर सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे खेती करनी है, समतल क्षेत्रों में कैसे खेती करनी है, दलदली भूमि में कैसे खेती करनी है, ये सब हमें सिखाया गया भू-आकृति विज्ञान। खनिज जिसका उपयोग हम अपने मानव कल्याण के लिए करते हैं, अपने जीवन के कल्याण के लिए करते हैं, वहाँ भी भू-आकृति के अध्ययन करके हम पता कर सकते हैं वहाँ पर कौन से खनिज होंगे, यदि वहाँ की चट्टानें की संरचना से ही डायनामिक सब्जेक्ट का चयन किया है, चाहे वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर जनरल नॉलेज की बात हो। इस समय कम है, जैसा कि 2-4 मिनट में लूँगा विषय के बारे में कि कहा जाता है कि ज्योग्राफी की चर्चा जब प्राचीन काल में हुई, शुरुआत हुई, तो इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स ये सब एक साथ हुआ करते थे। बाद के दिनों में यूँ ही भूगोल ने एक अपना रूप लिया तो इससे बहुत सारी शाखाएं आगे निकलती गई और वो कोई साइंस का विषय होता चला गया, कोई अन्य फैकल्टी का विषय होता चला गया। इसीलिए एक भूगोलविद ने कहा है कि ज्योग्राफी इज फादर ऑफ ऑल साइंसेस। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, मैं पीजी में जब वहाँ था तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ाता था। ज्योग्राफी आज भी बिहार में मैक्सिमम जगह आर्ट्स फैकल्टी में है, सोशल साइंस फैकल्टी में है, लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस की चर्चा जब हम करते हैं तो वो साइंस में चला जाता है। उसी तरह जियोलॉजी मूल रूप से ज्योग्राफी का सब्जेक्ट था, स्पेशल पेपर के रूप में हम लोग के टाइम में पढ़ाई होती थी और वो जियोलॉजी वो साइंस का विषय बन चुका है। इस तरह हम कह सकते हैं कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट यूजफुल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। अब है कि आज का जो विषय है उसमें हम देख रहे थे जो सब हेड लास्ट है, जो मॉर्फोलॉजी एंड कल्चर, वो आकृति विज्ञान एवं संस्कृति, वो विशेष रूप से हमें लगता है कि प्रासंगिक है। इसलिए कि और जब भूगोल आगे बढ़ना विकास शुरू हुआ तो उससे पहला जो मॉर्फोलॉजी निकला, तो फिजिकल ज्योग्राफी की जब चर्चा हम लोग कर रहे थे तो उसमें लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर की चर्चा होती थी, बाद में बायोस्फेयर की भी चर्चा होने लगी और फिर जो मॉर्फोलॉजी आया। और जैसा कि अनूप जी ने कहा था कि विषय को जब तक हम समय के साथ नहीं जोड़ेंगे, ह्यूमन बीइंग के प्रॉब्लम के साथ नहीं जोड़ेंगे तो उसकी रेलिवेंसी नहीं रहेगी। और तब जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी आया और ह्यूमन ज्योग्राफी के बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी आया। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बहुत सारे कंपोनेंट थे, जिसमें लिटरेसी था, अन्य और भी थे। लास्ट में एक क्राइम, जिस पर हमने पीएचडी भी किया है, एक क्राइम ज्योग्राफी की किताब भी हमारी निकली। तो ये सब सारे कंपोनेंट थे और बदलते समय के साथ भूगोल को हमारे पूर्वजों ने या भूगोलविदों ने कोशिश किया कि उसको बनाया जाए इस रूप में। तो निश्चित रूप से जो अभी फ्रेम किया गया है सिलेबस ज्योग्राफी का, जिसमें वन ऑफ द टीचर अनूप जी थे, वो हमने देखा है कि बिल्कुल ही लड़कों के लिए उपयोगी सिलेबस है। और आज जो है हम विश्व प्रतिस्पर्धा की दौर से गुजर रहे हैं, तो हमारा सिलेबस जब इंटरनेशनल लेवल का नहीं होगा तो फिर हम पीछे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में इसीलिए कुछ अन्य चीज़ों को भी उसमें जोड़ा गया है। इसलिए आप अगर बारीकी से विषय को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अन्य चीज़ें जो मॉर्फोलॉजी की इसमें जुड़ी गई है उसके लिए विशेष लेक्चर की आवश्यकता होगी। हम आज के कन्वेनर को यह सुझाव देंगे कि टाइम टू टाइम सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाकर आप एक आध लेक्चर करवा दिया करें तो निश्चित रूप से लड़कों को, बच्चों को उसका लाभ मिलेगा।
क्योंकि समय कम है, हमारे चीफ गेस्ट भी हैं, आज के जो अध्यक्ष हैं वो भी भूगोल के अच्छे ज्ञाता हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पृथ्वी में चुंबक और ज्वालामुखी, भूकंप और प्रकृति से जो चित्रित जो आपका भूगोल में पढ़ने को मिला है, नदी, जलाशय, पहाड़, भूखंड, ये सारी चीजें इतिहास के अंतर्गत भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, प्राचीन समाज से लेकर और आज भी है। लेकिन बदलते परिवेश में आपके भूगोल को विज्ञान ने जो है कब्जा कर लिया। आज हमारे बीच युवा छात्र छात्राएं बैठी हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आज इंटरनेट के जमाने में जहां स्मार्टफोन है, जहां टेलीफोन और आपके मोबाइल के एक चीज आपके भूगोल के बदलते परिवेश में आज विज्ञान युग 21वीं सदी से लेकर लाइब्रेरी में अध्ययन करना छोड़ दिया और धार्मिक पुस्तकें पढ़ना तो दूर, रामायण, महाभारत, उपनिषद और गीता कहाँ चला गया है किताब के पन्नों से, इन लोगों से दूर करना है। तो वे लोग अपने मोबाइल से, इंटरनेट से ही सारी चीजें देख लेते हैं और यही जो है परीक्षा में भी यदि इन लोगों को कड़ाई नहीं किया जाए तो किताब से नहीं लिखते हैं, मोबाइल से जो है अपना जो है निकाल कर और उसी से टॉपिक निकाल कर और परीक्षा में जो है लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग अपने विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं, कंसुएंट और अफिलिएटेड कॉलेज में जहां सेंटर रहता है, हम लोग हिदायत देते हैं कि लड़कों का जो है मोबाइल बाहर कर दिया जाए और ताकि उन लोगों को आभास हो कि मोबाइल से हम लिखेंगे तो हमें जो है जनरल मार्किंग होगी और हम पढ़ने के लिए विवश हो। लेकिन छात्र और छात्राएं पढ़ नहीं रहे हैं। नए परिवेश में जो सिलेबस आया हुआ है, हमारे प्रोफेसर अनूप कुमार जी हैं, करीब 4 सेमेस्टर का करीब जो है सिलेबस तैयार हो चुका है। 2 तो पहले हो गया है। अभी हम वार्ता कर रहे थे तो सर ने बताया कि 2 सिलेबस वो भी तैयार है। इस सिलेबस के आधार पर जब आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और सेमेस्टर वाइज हो गया है। और जल्द ही हम लोग नवंबर दिसंबर में जो परीक्षाएं कॉलेज में होनी है कॉलेज से लिया जाएगा, जो परीक्षाएं वाह्य से होता है, आंतरिक और वाह्य जो सेमेस्टर में होते हैं, यह जल्द ही नवंबर दिसंबर में जो है शुरू होने वाला है। इसलिए आप सजग हो जाइए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नहीं तो विज्ञान की इस दुनिया में जो आप सीख रहे हैं सही है, इंटरनेट, स्मार्टफोन या जो भी जो चीजें आ रही हैं नई नई जो है तकनीकी, यह जरूरी है। लेकिन अपने भारतीय संस्कृति एकता, अपने भारतीय संस्कार को जो आप भूल जा रहे हैं। देखते हैं माता पिता को लड़के मम्मी, अम्मा, पप्पी, डैडी कई नामों से पुकार करते हैं और अपनी सभ्यता और रहन सहन पश्चिमी सभ्यता को सीधा जो है अनुकरण कर रहे हैं। चाहे वह शादी ब्याह हो, चाहे रीति रिवाज हो, चाहे भोजन की बातें हो, चाहे आपका जो है जलपान भी हो, चाहे विवाह की जो है
परंपरा है, वे धार्मिक संस्कार और जो हम लोगों का संस्कार है, संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको आप धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और इस भारत से लुप्त हो जा रहा है। सारे जो है हमारे युवा वर्ग, छात्र छात्राएं सीधे जो है मोबाइल का सहारा लेकर, इंटरनेट का सहारा लेकर अपने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, पहनावा से लेकर, रहन सहन से लेकर, खान पान से लेकर, रीति रिवाज और जो भी संस्कार है, सारे चीजों को आप भूलते जा रहे हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो वही भूगोल की जो स्थिति है, भूगोल के आकृति में जो विज्ञान ने जो घर कर लिया है, आज भूगोल के आधार पर ही किसी दुनिया की जो है पुष्टि हुई है। हम लोग भूगोल के आधार पर, जैसे हम लोग दर्शन शास्त्र में बच्चों को पढ़ाते हैं कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है, और वायु के आधार पर, अनुभव के आधार पर, प्रमाण के आधार पर हम लोग जो है चीजों को पुष्टि करते हैं, जिसकी पुष्टि विज्ञान में जो है एक्सपेरिमेंट कर कर, निरीक्षण कर कर उसकी जो है पुष्टि की जाती है। पोस्टमार्टम में यह देखा जाता है कि यह व्यक्ति किस चीज से मरा है, इसकी सही पुष्टि, सही एक्सपेरिमेंट पोस्टमार्टम के द्वारा होता है। आप वो तभी पता चलता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु अमुक चीज से हुई है। इसलिए आप निरीक्षण, एक्सपेरिमेंट और जो आपके भारतीय संस्कृति, सभ्यता की जो चीजें हैं उसको आप भूलिए मत। संस्कार को आप यदि बदलिएगा तो वही होगा। बदलते परिवेश में विज्ञान तो से आपको फायदा है, लेकिन विज्ञान का दुरुपयोग न करिए। और अपने मोबाइल और इंटरनेट पर हम देखते हैं कि रास्ते में लड़के जो है चल रहे हैं, कान में लगाए हुए हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, और इधर से जो है गाड़ी जा रही है, बहुत लड़के एक्सीडेंट हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप युवा वर्ग है, 15 से 25 बरस की आपकी वह अवस्था होती है कि जो या तो आप ढल जाएंगे या तो आप सुधर जाएंगे, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से। इसलिए युवा वर्ग को काफी जो है संभल कर, आप ही पर पूरे राष्ट्र निर्माण जो है टिका हुआ है। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आज के ही जो है हमारे बालक आगे जाकर राष्ट्र के निर्माण में सहयोग और सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। इसलिए मैं अपने छात्र छात्राओं को यह संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि आप लोग परीक्षा में नकल से अच्छा है कि आप पढ़ाई करिए। अभी जो है बीए पार्ट 1 का रिजल्ट हम एक सप्ताह में देने जा रहे हैं, जो आप लोगों का रुका हुआ है। और एमए सेमेस्टर 2 और 4, हालांकि यहाँ हमारे पोस्ट ग्रेजुएट के नहीं है। और बिलीव, आपका बिलीव यहाँ है, 2 तारीख से एग्जामिनेशन है। यदि नहीं जानकारी है तो प्राप्त कर ले। बिलीव की जो है परीक्षा हमने सेंटर एसपी जैन कॉलेज में बहुत विद्वान प्रिंसिपल जो हमारे डॉक्टर नवीन जी बैठे हैं, उनके यहाँ हमने जो है दे दिया है सेंटर। 2 तारीख से परीक्षा है। सारी परीक्षाएं हम तेजी से जो है भाग रहे हैं। और पहला नंबर एक चीज है, हम 4 सिलेबस या 6 सिलेबस आप पढ़ा दें, और आप लोग जो है कोचिंग छोड़कर यहाँ कॉलेज में नहीं पढ़ने आते हैं। इस चीज को आप लोग जो है दूर करिए, क्लास करिए। क्लास से ही आपको जो है काफी लाभ होगा। क्लास नहीं करेंगे तो हम सिलेबस बनाकर नई शिक्षा नीति के तहत जो हम बनाए हुए हैं सिलेबस, जिसमें सभी विषय आप जो है आदान प्रदान कर सकते हैं, तभी संभव है जब आप क्लास में आएंगे। आप अपने साथियों को और अपने सहेली को यह कहिए कि क्लास करना जरूरी है। ज़्यादा हम देखते हैं पूरे बिहार में, चाहे सासाराम हो चाहे कोई भी, कोचिंग में लड़का ज़्यादा जाते हैं और यहाँ क्लास चलता है, लड़के 1-2 आते हैं। तो हम बनाकर क्या करेंगे, भारत सरकार या बिहार सरकार या राजभवन
से और हम लोग अच्छे अच्छे विद्वान सिलेबस बनाकर क्या करेंगे, तभी सफल होगा जब आप क्लास करेंगे, पढ़ाई करेंगे और समय से परीक्षा देंगे। यह नहीं कि आप जो है दिल्ली बॉम्बे में है और यहाँ फॉर्म भरने के लिए आपके जो है अभिभावक आते हैं, भाई आते हैं, गार्जियन आते हैं और कभी कभी यह भी झटके से परीक्षा भी दूसरे लोग दे देते हैं उसका फोटो साट कर। इस चीज को आप करिए और इस चीज को हम लोग जो है माइनस करके इसको पकड़ने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं यह आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और डेली क्लास आइए और परीक्षा जो भी है उसका तैयारी कीजिए। धन्यवाद। कोई भी नहीं होता है, फिर भी आज का जो मैं देखा, जो सीन देखा, जो बातें देखा, जो बातें मैंने सुनी, यह पूर्ण है। मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ। मुझे केवल 3 बातें कहनी है। पहली बात है, इस कॉलेज से अपनापन है। मुझे बातें हो रही है बीच में, आप सुनो। मुझे अपनापन है इस महाविद्यालय से। कैसे? मगध विश्वविद्यालय में 1982 से लेकर के 2008 तक मुझे अधिकार दिया गया कुछ करने का। मैं कुलपति बनते बनते नहीं बन सका क्योंकि उसके पीछे कहानी दूसरी है। मुझे कुलपति बनना उपलब्धि नहीं मानते हैं। जब मैं नागी का प्रेसिडेंट हुआ और जो वाशिंगटन में इंडियन भी कांग्रेस का प्रेजेंट किया, जब चाइना में बेजिंग में ला करके मैंने स्टेशन को डिलीवर किया, कीनोट एड्रेस किया, जब इंडियन साइंस कांग्रेस में जा करके मैंने जुबली लेक्चर किया, उस दिन मैंने माना कि कुलपति पोस्ट से बहुत ऊंचा हमको सम्मान मिला, देश ने मुझे दिया। और मैं भूगोल विभाग का, भूगोल विषय का, भूगोल से जुड़े लोगों का और इस देश के, बिहार के, पटना के, सासाराम के सभी लोगों का मैं अनुग्रहित हूँ। मैंने अपनापन की बात की। जब मैं प्रॉक्टर था, यहाँ लॉ कॉलेज, पता नहीं लॉ डिपार्टमेंट चल रहा है कि बंद हो गया? चल रहा है, ठीक है। अक्सर उस लॉ कॉलेज का जो विभाग है, लॉ डिपार्टमेंट जो है यहाँ, उसके गवर्निंग बॉडी में यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं बराबर आया हूँ, प्रेजाइड किया हूँ, इसलिए अपनापन। दूसरी बात है कि धर्मराज बाबू का सभी जानते हैं, पता नहीं आप जानते हैं कि भूल गए उनको आप। धर्मराज बाबू इस कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं। बहुत दिनों तक उन्हें पर्सनल इंचार्ज बना कर रखा गया था, उनको प्रिंसिपल बनने नहीं दिया जाता था यूनिवर्सिटी से। अब कारण मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ आकर के देखा कि नहीं, इस आदमी का कमांड है कॉलेज पर, कॉलेज को बढ़िया से सुचारू से चला रहे हैं। मैं सिंडिकेट और सीनेट का मेंबर था, मैंने इशू बनाया और धर्मराज जी को मैंने प्रिंसिपल बनाया। मैंने बनाया, मैं कह रहा हूँ इसको, धर्मराज जी जानते हैं बात को। और कुलपति थी पांडे थे, उस समय कुलपति महोदय थे, पांडे जी थे। उनसे हमने कहा कि नहीं, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, जो आदमी डिजर्व करता है उसको ही। और धर्मराज बाबू प्रिंसिपल बने, उससे संबंध बहुत दिनों तक रहा। अब क्या किए नहीं किए, क्या किए, सारी बात आपके लिए है, मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मुझे ये कहना कि इससे अपनापन है। तीसरी बात है, 1984 में यहाँ जगह खाली हुई ज्योग्राफी की। मेरे छोटे भाई एमए के सेकंड टॉपर थे मगध विश्वविद्यालय के, ही वॉज सीरियस कैंडिडेट, और रामलखन सिंह यादव कॉलेज में इनका अपॉइंटमेंट होने जा रहा था। मैंने रोका कि वहाँ नहीं जाएंगे, और धर्मराज जी से कहा कि धर्मराज जी, यदि आपको जगह है, आप चाहते हैं और अन्यथा नहीं माने, आप टेस्ट कर लीजिए, उनका इंटरव्यू ले लीजिए, उनका कैरियर देख लीजिए, यदि जयशंकर डिजर्व करते हैं तो आप उनको लेक्चर बना दीजिए। और उन्होंने कमिटी बनाई, उनका टेस्ट हुआ, और टेस्ट पर लेक्चर से उनका अपॉइंटमेंट हुआ, जो सैंक्शन पोस्ट। और मैं उस दिन मोबिलाइज हुआ धर्मराज जी का कि धर्मराज जी ने
एक अच्छा काम किया। क्या था, उसके पहले भूगोल की चर्चा नहीं थी, बाद में इसको जियोग्राफिया 2 शब्द आया। जियो मीन्स बच्चे बोलेंगे जियो मीन्स अर्थ माने पृथ्वी, एंड ग्राफिया माने क्या होता है, टू डिस्क्राइब, वर्णन करना। भूगोल एक ऐसा विषय 16वीं शताब्दी से शुरू होकर के वो है कि पृथ्वी को जानना, पृथ्वी के विषय में मानना, ये भूगोल था। और भूगोल को इसी रूप में देखा जाने लगा कि बहुत दिनों तक चला। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी के कैसी है, किस रूप में है पृथ्वी, इसी की बात होती रही। अक्षांश की बात हुई, देशांतर की बात हुई, टाइम जुड़ा उससे। बच्चों बैठो, बैठ जाओ, जगह लो। पृथ्वी पर कितने समुद्र हैं, कितने महादेश हैं, कितने देश हैं, केवल इन्हीं सारी बातें होती रही। और ज्योग्राफी एक डिस्क्रिप्टिव साइंस माना जाता था, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट माना जाता था। उसमें हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, ये 3 विषय थे। चौथा ऐड हुआ, वो ज्योग्राफी हुआ। ज्योग्राफी उस समय तक केवल पृथ्वी की बात हम करते रहे, लेकिन धीरे धीरे एक पैराडाइम शिफ्ट होता है। सिद्धांत में परिवर्तन, विषय में सिद्धांत में परिवर्तन, जितने भी विषय हुए हैं सब में परिवर्तन हुआ है। समय के आधार पर परिवर्तन कैसे होता है, टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी, 3 चीजें हैं। हर एक विषय के लिए ज्ञान के 3 बातें होती हैं। वो टाइम, समय है। समय सबसे आम कहते हैं, सभी कहते हैं, पढ़े लिखे विद्वान अनपढ़ भी कहते हैं कि समय सबसे बलवान है, आदमी कहते हैं। लेकिन मानव समझते नहीं समय बलवान कैसे है। समय के आधार पर सारी बातें होती हैं और समय ही मेन है जो हर एक चीज को अपने अनुसार ढालता है, उसी पर हम चलता है। और इसीलिए समय के अनुसार हम सारी बात करते हैं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक ही ब्रांच को माना जाता था, एक ही साइड के 2 पहलू माने जाते थे। आज का वर्तमान जो ज्योग्राफी है बीत गया तो हिस्ट्री बन गया। और फिर भविष्य की जो बात आ रही है, सारी बात आ रही है, कमिंग ज्योग्राफी डे कहलाता है, कमिंग ज्योग्राफी कहलाता है। ये सिस्टम, इस तरह की बातें हैं और ये बातें आ रही हैं। और इसकी शुरुआत यात्राएं, आपको मालूम है, कोलंबस का नाम आपने सुना होगा, वास्को डी गामा का नाम आपने सुना होगा, और बहुत से ऐसे टूरिस्ट से जो नाव से यात्रा करते थे, एक देश दूसरी जगह महादेश से घूमते थे, एक समुद्र से दूसरे समुद्र जाते थे। शुरू में भय था, डर था कि पृथ्वी चौड़ी है, चिपटी है, ऐसा ना कि आगे जाएं और कहीं हम गिर जाए कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको, इस ब्रेक को, इस मिथ्या को, इस भ्रम को तोड़ा कोलंबस ने। अमेरिका की खोज करते करते एक राउंड उसको लगभग हुआ और इंडिया का खोज करने गया, अमेरिका पहुंच गया। सब आप नाम के इतिहास बोलने वाले सभी जानते हैं। और इस तरह से एक कंसेप्ट आया कि अर्थ जो है वो चिपकी नहीं है, वो गोल है। गोल चीज हमारे क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट करके राउंड करके घूम के आइए, फिर जब वहाँ पहुँच जाइए तो गोल कहलाता है। तो ये एक रूप आया कि पृथ्वी जो है वो चिपकी नहीं है, गोल है। दूसरी बात आई कि पृथ्वी स्थिर है कि चलती है। बाद में आया कि नहीं, पृथ्वी स्थिर है नहीं है, वो रोटेट करती है, घूमती है। कहाँ घूमती है, वो सूर्य की परिक्रमा करती है। और अभी सभी जानते हैं कि उसका 2 मोशन है। एक मोशन है अपने पेरिफेरी पर नाचता है और एक अपने धुरी पर नाचता है।
धूल से होता है क्या होता है, राजदिन होते हैं, और पेंसिल से होता है क्या होता है, सीजन परिवर्तन होता है। जाड़े की बात आती है, गर्मी की बात आती है, या तो पढ़े हुए हैं, पढ़िएगा, पढ़ना चाहिए। इस ढंग से आते आते 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ कि तब विषय का क्या उपयोग का है, क्या मतलब है। तब हुआ कि मनुष्य के साथ इसका लगाव मनुष्य समझता है, मनुष्य ही समझता है, और मानव समझने लगा, और मानव इसके जड़ में आया। कैसे जड़ में आया, ये बात हो, लेकिन मानव से क्या इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो चर्चा होने लगी। यूरोप के देश के लोग जो भूमि प्रदेश में रहते हैं वो गोरे हैं, लंबे हैं, बाल उनके लंबे होते हैं, और फिजिकल कंस्ट्रक्शन कुछ कई तरह के होते हैं। ठीक इसके विपरीत अफ्रीकन लोग, अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं, उनके बाल घुंघराले होते हैं, वो बॉडी के मजबूत होते हैं, नाटे होते हैं, मोटे होते हैं, ये भी पाया। और तीसरा जब भी मैं अपनी तरफ से ऐड करूँ, इंडिया की बात करें तो इंडिया में विभिन्न तरह के लोग मिलते हैं, कुछ गोरे मिलते हैं, कुछ काले मिलते हैं, कुछ लंबे मिलते हैं, कुछ नाटे मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है, ये डिमोक्रेसी, यहाँ भूगोल है, ये भूगोल का प्रभाव है। किस चीज़ पर आया, किससे आया, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है वातावरण से, इन्वायरमेंट। और तब पैराडाइम शिफ्ट में हुआ कि पृथ्वी के साथ साथ मानव जुड़ा है, और मानव पर प्रभाव प्रकृति का पड़ा, इसलिए तीसरा शिफ्ट हुआ, इन्वायरमेंट पर हम आ गए, इन्वायरमेंट को हम चेंज हो। और इस आधार पर जब भूगोल समय बहुत कम है, और हम चाहते हैं कि इन ब्रीफ में आपको कुछ ब्रीफ में बातें कहूँ, तो इस ढंग से धैर्य रखेंगे थोड़ी देर और। ज्योग्राफी का पैराडाइम शिफ्ट तीसरी बार हुआ, इन्वायरमेंट आया, तब एक संबंध बना कि ज्योग्राफी का डिफिनेशन आया, व्हाट इज ज्योग्राफी। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरी भावना भाषा पर भारी पड़ रही है। इसका मुख्य कारण है कि भूगोल के यहाँ 4 पीढ़ियाँ जुटी हुई हैं। एक जो हमको पढ़ाए, हमारे गुरु, हमारे अभिभावक, हमारे अग्रज, और क्या है सब कुछ आप लोगों को सुना चुके हैं हम लोग। मैंने कुछ छात्रों को पढ़ाया, वे छात्र आपको पढ़ा रहे हैं, अर्थात 4 पीढ़ियों को देखकर मैं फूले नहीं समा रहा हूँ। दूसरी बात, अपने महाविद्यालय के प्रांगण में भूगोल के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर अरुणा प्रताप को मैं पा करके मैं धन्य हूँ। और इस परिस्थिति में हालांकि पैर से वे लाचार हैं, लेकिन हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार करके यहाँ आए हैं, मैं काफ़ी धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ। इसके बाद एसपी जैन कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर नवीन बाबू, वो हमसे काफ़ी मोहब्बत करते हैं, हमसे काफ़ी उनका लगाव है। मैंने कहा फ़ोन पर और उन्होंने स्वीकार किया, मैं उनका अनुग्रहित हूँ। महिला रोहतास जामिया नगर महिला कॉलेज के प्रधानाचार्य दिग्विजय बाबू को मैंने कल कहा, क्योंकि प्रोग्राम लग रहा था कि होगा नहीं होगा, बहुत हम लोग संशय में थे, तो मैंने शाम को बताया, उन्होंने के साथ स्वीकार किया और वे आ गए। मैं काफ़ी अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। इसके साथ ही मंचासीन अनूप बाबू, जो आप लोगों के सिलेबस के निर्माता हैं, इस नए सिलेबस को बनाते समय सिलेबस के बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उस कमेटी में एक सदस्य थे। इसलिए मैंने ऐसे सोच करके मैंने ऐसे लोगों को यहाँ लाया हूँ, मैंने ये किया हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक आप लोगों को इससे लाभान्वित हो सके। इसके बाद वो बोल रही मैं महाराजा कॉलेज के 2 आचार्य,